हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ एडिटोरियल इनसाइट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके जितने भी एग्जाम्स अब तक गए हैं वो सब एग्जाम्स भी काफ़ी अच्छे गए होंगे और जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उनके लिए भी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज भी काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल है जिसे हम रीड करेंगे, देखेंगे कि ऑथर हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रेजेंट किया है, टोन क्या है पैसेज की, ओपिनियंस क्या प्रेजेंट किए ऑथर ने। साथ ही काफ़ी अच्छी लेवल की वोकैबुलरी है, वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सारे वर्ड्स बहुत रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वोकैब से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला वर्ड है वो है कंजंक्शन, विच इज़ अ नाउन। ठीक है, अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन मतलब मेल, मिलाप। ठीक है, कोई भी दो चीज साथ में अगर हो रही है तो हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स एटसेट्रा दैट कॉजेस अ पर्टिकुलर रिजल्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स से क्या मतलब है? एक से ज़्यादा इवेंट है, दोनों साथ में हो रहे हैं, उन इवेंट्स का मेल हो रहा है, उससे एक पर्टिकुलर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कंजंक्शन कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? कन्वर्जेंस, कॉन्फ्लुएंस, इनका भी मतलब होता है कॉम्बिनेशन। और ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आर्टिकल्स में, पैसेजेस में, आपके एग्जाम के इनफैक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पे भी देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, कन्वर्जेंस एंड कॉन्फ्लुएंस का मतलब कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें साथ में हो रही है या मिलके हो रही है, मर्ज हो रही है। अब एंटोनिम्स क्या होगा? कंजंक्शन होता है मिलना, तो इसका उल्टा क्या होगा? अलग होना, सेपरेट होना, आइसोलेट होना, डिसोसिएट होना, सेपरेट होना। तो डिसोसिएशन एंड सेपरेशन इसके एंटोनिम्स। सेकेंड वर्ड है हमारा रिवाइवल, ये भी एक नाउन है। अब रिवाइवल क्या होता है? कोई चीज़ अगर वापस आ रही है, पॉपुलैरिटी में वापस आ रही है, स्ट्रेंथ में वापस आ रही है, ठीक है, तो उसे हम रिवाइवल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ समथिंग बिकमिंग और बीइंग मेड पॉपुलर और फैशनेबल अगेन। मतलब क्या? उस वो प्रोसेस जिससे कोई चीज़ बनती है या बनाई जाती है। बिकमिंग मतलब बनना और बीइंग मेड मतलब बनाया जाना। कैसा? पॉपुलर या फैशनेबल, मतलब फिर से पॉपुलर हो रही है और फिर से फैशनेबल हो रही है, ट्रेंडिंग हो रही है, फैशन में आ रही है, तो उसको हम रिवाइवल कहते हैं। ठीक है, देखो रिवाइवल का एक ब्रॉड मीनिंग होता है। उसका मतलब होता है कि आप फिर से, या कोई भी चीज़ फिर से उठ रही है। वो गिर गई थी, ठीक है, मे बी इट वॉज डिफीटेड, वो फैशनेबल नहीं रही थी, ठीक है, उसका डिक्लाइन हो गया था, बट उसमें फिर से एनर्जी आ रही है, लाइफ आ रही है, उसमें फिर से एक्साइटमेंट आ रहा है, तो वो हम कहते हैं रिवाइवल। अब इसको हम उन चीज़ों के लिए भी कह सकते हैं जो फिर से पॉपुलर हो रही है। जैसे कोई चीज़ था, एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था, फैशनेबल था, बट फिर वो आउट ऑफ फैशन हो गया, लेकिन अभी वो फिर से फैशन में आने लगा है, लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो उसका हम रिवाइवल कहते हैं। जैसे बूट कट जीन्स होती है, एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थी, फिर बीच में उनका ट्रेंड चला गया था, कोई उनको वेयर नहीं करता था, आउट ऑफ फैशन थे, बट अभी फिर से उनका रिवाइवल हो रहा है क्योंकि फिर से वो फैशन में आ रहे हैं, फिर से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? रिसर्जेंस, कमबैक। रिसर्जेंस का भी मतलब वही होता है वापस से उठना, ठीक है, वापस से पॉपुलैरिटी में आना, फैशन में आना, एनर्जाइज होना। कमबैक भी वही होता है, आपने सुना होगा कि द प्लेयर मेड अ कमबैक, मतलब प्लेयर था, काफ़ी अच्छा था, फिर बीच में उसका डिक्लाइन हो गया था, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, अब वो फिर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली उस चीज़ को हम बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कमबैक मतलब कोई भी चीज़ जो वापस से परफॉर्म करना स्टार्ट कर रही है, वापस से पॉपुलर हो रही है, फैशन में हो रही है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसका? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। ठीक है, गिरी बट फिर से वापस उठ के नहीं आ पाई, वो खत्म ही हो गई, उसका डिक्लाइन ही हो गया। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। थर्ड इज ट्रैवर्स्ड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। बहुत ही इजी मीनिंग है इस वर्ड का। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना। ठीक है, क्रॉस एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर, एक लैंड या एक वाटर के एरिया को क्रॉस करना। क्रॉस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, तो ट्रैवल करना ही हुआ। तो ट्रैवल्ड, जर्नीड, दोनों ही वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है। अब देखो, जर्नी जो है ये आपने देखा होगा अभी तक कि एक नाउन होता है। ठीक है, मतलब कोई ट्रिप, ठीक है, कोई हम लेते हैं कोई ट्रिप, कहीं जाते हैं हम, तो उसको हम जर्नी कहते हैं। बट इसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे एज अ वर्ब ही यूज़ हुआ है। आप देख सकते हो ईडी है, मतलब सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वर्ब की। जर्नीड मतलब जर्नी पे जाना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? लिंगर्ड, स्टेड। अब स्टेड तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, बट लिंगर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिंगर्ड का मतलब क्या होता है? किसी एक प्लेस पे बने रहना, ज़रूरत से ज़्यादा समय तक। उस चीज़ को वहाँ से चला जाना चाहिए था अभी तक, बट अभी भी वहाँ पे
बनी हुई है, तो उसको हम कहते हैं लिंगर्ड, और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। 4 हैड टिप। हैड टिप भी नाउन है। अब हैड टिप क्या होता है? द फैक्ट ऑफ शोइंग थैंक्स फॉर और अप्रूवल ऑफ समथिंग समवन हैज डन। किसी ने कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा कहा, तो आप उस चीज को प्रेज कर रहे हो, उसको अप्रूव कर रहे हो, उसके लिए अपनी सहमति, अपना एग्रीमेंट दिखा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं हैड टिप। अब ये वर्ड हैड टिप आया कहाँ से? बहुत पहले क्या होते थे, जब लोग हैट्स पहनते थे, तो जब भी कोई कुछ अच्छा करता था तो ऐसे हैट करके ऐसे वो प्रेज करते थे या अपना एग्रीमेंट दिखाते थे, तो उसी वर्ड से ये हैड टिप आया है। मतलब कोई ऐसी कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा कहना जिससे आप थैंक्स बोल रहे हो या अपना अप्रूवल दिखा रहे हो कि किसी ने कुछ अच्छा किया है। सिनोनिम्स क्या है? एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करना उसको, ठीक है, उस चीज़ के लिए अपना एडमायरेशन, अपना एक्सेप्टेंस दिखाना। ट्रिब्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रिब्यूट क्या होता है? कोई चीज़ जो हम कहते हैं, हम करते हैं, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, ग्रैटिट्यूड, एडमिरेशन, रिस्पेक्ट, किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा है हमारे साथ, उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहा है, तो हम उसको एडमायर करते हैं, उसके लिए अपना ग्रैटिट्यूड, अपना थैंक्स एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूट। एंटोनिम्स क्या हो गया? कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन क्या होता है? डिसअप्रूवल। और क्या होता है ये? क्रिटिसिज्म। मतलब हम एडमायर नहीं कर रहे, हम उसमें गलतियां निकाल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं। डिसअप्रूवल अपना शो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिप्रोच सेम मीनिंग, डिसअप्रूवल, ठीक है। और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंश्योर, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब यही होता है क्रिटिसिज्म, स्कोल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैस्टिगेशन। ये सारे नेगेटिव वर्ड है जो क्या शो करते हैं कि आप प्रेज नहीं कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप गलतियां नहीं कर रहे हो, अपना डिसअप्रूवल शो कर रहे हो बिकॉज यू डोंट लाइक और यू डू नॉट अग्री टू दैट, तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। 5 इज हेडे, ठीक है। हेडे क्या है? नाउन है। हेडे किसको कहते हैं? द टाइम व्हेन समबडी और समथिंग हैड मोस्ट पावर और सक्सेस और वाज मोस्ट पॉपुलर। मतलब वो टाइम जब कोई भी चीज या कोई भी पर्सन अपने पीक पे होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है या सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, उसको हम उसका हेडे कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्राइम कहते हैं, पीक कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? सबसे ऊपर है, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो हम हेडे कह रहे हैं, प्राइम कह रहे हैं, पीक कह रहे हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ जाना, यानी कि नादिर, डार्क एज। नादिर और डार्क एज दोनों मतलब क्या होता है कि कोई चीज अभी सबसे अपने अनसक्सेसफुल पॉइंट पे है, अभी सबसे लीस्ट डेवलप्ड स्टेट में है, तो उसको हम कहते हैं नादिर और डार्क एज। 6th रेवर्ड, वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। रेवर्ड का मतलब क्या होता है? एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना, ग्रेटिट्यूड शो करना। एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड समबडी और समथिंग वेरी मच। सिनोनिम्स वेनरेटेड, आइडियोलाइज्ड, ठीक है। वेनरेटेड भी इसका सिनोनिम है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एडमायर करना, रिस्पेक्ट करना। आइडियोलाइज मतलब एज यू, आप उसको एक आइडल की तरह देख रहे हो। वो आइडल की तरह किसको देखोगे? जिसके आप बहुत रिस्पेक्ट करोगे, जिसको आप बहुत एडमायर करोगे, लाइक करोगे। तो ये दोनों वर्ड्स उसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होगा डिस्पाइज्ड, हेट करना, अवॉइड, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना, हेट करना, डिटेस्ट करना। डिटेस्ट भी एक वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। 7 इज इटर्नली, एडवर्ब है। अब ये बना किससे है? इटर्नल से। इटर्नल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब आप सभी को पता है, मतलब फॉरएवर। कोई चीज जिसका कोई एंड ही ना हो, अंत ही नहीं हो, होती जा रही है, होती जा रही है, हमेशा के लिए है, उसको हम क्या कहते हैं? इटर्नल। अब उससे बना है एडवर्ब इटर्नली, मतलब ऐसा कुछ करना, इस तरह से कुछ करना कि वो चीज हमेशा होती रहे और कभी खत्म ना हो। इन अ वे दैट कीप्स हैपनिंग एंड नेवर सीम्स टू स्टॉप। कोई चीज इस तरह से हो रही है कि वो होती जा रही है, होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो एंड होगी ही नहीं। सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली। कॉन्स्टेंटली मतलब कांस्टेंट होना, बार बार होना, बने रहना। रिपीटेडली बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। एंटोनिम्स इज स्पोरेडिकली, ओकेजनली। अब स्पोरेडिकली का मतलब क्या होता है? इनफ्रीक्वेंटली। अब कोई चीज अगर फ्रीक्वेंट है मतलब बार बार हो रही है, इनफ्रीक्वेंट है मतलब बार बार नहीं हो रही है, स्पोरेडिकली हो रही है। अब स्पोरेडिकली कोई चीज कैसे होती है? एक बार हुआ, फिर बहुत लंबा ब्रेक आ गया, फिर हो रहा है, फिर आगे पता नहीं होगा या ना होगा, फिर बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो बार बार नहीं हो रहा है, ओकेजनली हो रहा है। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। 8 इज ओवरशैडोड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। ओवरशैडो का मतलब किसी
चीज़ से आगे निकल जाना, सुपीरियर बन जाना, ठीक है, वैल्यू में, पावर में, इंपॉर्टेंस में। मेड समबडी समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल। कोई किसी चीज़ को आप लेस इंपॉर्टेंट कब दिखाओगे या सक्सेसफुल कब दिखाओगे? जब कोई चीज़ उससे आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ है ए, ये बी है, दोनों पॉपुलर हो रही है, ये इसकी पॉपुलैरिटी का ये है ग्राफ, ठीक है। अब ए जो है ये आगे निकल गया यहाँ पे, तो इसने क्या कर दिया, इसको ओवर शैडो कर दिया। हम कहेंगे ए ओवर शैडोड बी, मतलब कि ए ने क्या किया, बी को कम इंपॉर्टेंट कर दिया, कम सक्सेसफुल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस में, इंपॉर्टेंस में आगे बढ़ गया। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई चीज आगे बढ़ती है तो दूसरी चीज उससे कम हो जाती है। तो ओवर शैडो का मतलब यही होता है। एक्लिप्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डॉफ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों का मतलब भी वही होता है। एक्लिप्स मतलब क्या होता है? एक्लिप्स कैसा होता है? पूरा ढक देता है, ठीक है, कोई दिखता ही नहीं है। तो वही चीज़ है, कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दूसरी चीज़ दिखती ही नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। डॉफ का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को छोटा कर देना, इंपॉर्टेंस में छोटा कर दिया आप। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? फॉलोड, ट्रेल्ड। अब ये देखो बी क्या कर रहा है, ये ए के पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि ये आगे है तो बी पीछे चल रहा है, तो बी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है, ट्रेल कर रहा है इसको। जब ये इसके आगे बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि बी ओवर शैडोड ए। तो फॉलोड एंड ट्रेल्ड दोनों इसके एंटोनिम्स हैं। 9 इज वर्चुओसो, ठीक है। वर्चुओसो एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। शोइंग एक्सट्रीमली ग्रेट स्किल, अकम्पलिस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है। किसको हम कहते हैं अकम्पलिस्ड? किसको कहते हैं? जो अपने स्किल में, अपने फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, काफ़ी प्रोफिशिएंट है, मतलब उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग। एंटोनिम्स क्या होगा उसका? एमेच्योर, इनकॉम्पिटेंट, दोनों का मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड। कोई जो इनेप्ट वे में करता है, अनस्किल्ड वे में करता है, अच्छे से नहीं करता है, उसको हम कहते हैं एमेच्योर और इनकॉम्पिटेंट। 10th इज कंपोजर, नाउन है। अब व्हाट इज कंपोजर? द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स और बिहेवियर, मतलब एक ऐसा स्टेट होना आप में कि आप एकदम काम हो, ठीक है, कलेक्टेड हो, आप अपने फीलिंग्स पे आपको कंट्रोल है। भले ही एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है आपका, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कितना ही आपके लिए अनकंफर्टेबल है, कितना ही आपके लिए डिफिकल्टी प्रेजेंट कर रहा है, आपको वरी कर रहा है, आपको एंग्जाइटी दे रहा है, बट यू आर काम। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, आप वरी शो नहीं कर रहे हो, आप घबरा नहीं रहे हो, आप काम हो, कंपोज्ड हो, कलेक्टेड हो, आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में है। तो उसको हम कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं कंपोजर। और क्या कहते हैं? पोइस कहते हैं, इक्विनानिमिटी कहते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा? एजिटेशन, ट्रेपिडेशन, दोनों का मतलब क्या होता है? वरी और एंग्जाइटी। मतलब आप वरीड हो, एंग्शियस हो, एंग्जाइटी आपको हो रही है, चिंता हो रही है, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, अनसर्टेनिटी है काफ़ी। तो एजिटेशन और ट्रेपिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाला, दोनों ही वर्ड इसके एंटोनिम्स हैं। 11 इज अनसंग, एडजेक्टिव है। अब अनसंग क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई पर्सन जो डिज़र्व तो करता है कि उसको प्रेज़ किया जाए, बट उसको प्रेज़ मिली नहीं है, उसको फेम मिला नहीं है। वो डिज़र्व करता है कि उसको फेम मिले, वो पॉपुलर हो, ठीक है, बट उसको प्रेज़ नहीं किया जा रहा है, वो फेमस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनसंग। और क्या कहते हैं उसको? ऑब्सक्योर कहते हैं, ओवरलुक्ड कहते हैं, उसको ओवरलुक कर दिया गया है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो अच्छा काम तो कर रहा है और वो डिज़र्व भी करता है इंपॉर्टेंट होना, फेमस होना, बट उसको मिल नहीं रही है इंपॉर्टेंस, फेम उसको मिल नहीं रहा। ऑब्सक्योर्ड है मतलब कि लोग जानते नहीं उसके बारे में, ठीक है। अब एंटोनिम्स क्या होगा इसका? सेलिब्रेटेड, फेम्ड, दोनों का मतलब क्या होता है? वेरी पॉपुलर, फेमस। तो ये दोनों वर्ड सेलिब्रेटेड, फेम्ड, फेमस, पॉपुलर, स्टीम्ड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। 12 इज वर्च्यूज, नाउन है, ठीक है। क्या होते हैं? एडवांटेजेस किसी चीज़ की गुड क्वालिटीज, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स को हम वर्च्यूज कहते हैं। पर्क्स, मेरिट, मेरिट क्या होता है? कोई अच्छी क्वालिटी किसी चीज़ की जो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। पर्क्स क्या होता है? और कोई बेनिफिट या कोई एडवांटेज। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? पिटफॉल एंड डाउनसाइड्स, यानी कि डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स जो उससे एसोसिएटेड है। तो ये दोनों वर्ड्स वर्च्यूज के एंटोनिम्स हैं। 13 इज विंडिकेटेड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है प्रूव करना किसी चीज़ को। आप कर रहे हो कोई काम,
ठीक है, और आप ये शो करते हो कि मैंने जो काम किया है या मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है, तो उस चीज़ को आप कहते हैं विंडिकेट करना। प्रूफ दैट समथिंग वाज ट्रू और दैट यू वर राइट टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ सही है वो प्रूफ करना, या आप कुछ कर रहे थे और वो सही चीज़ थी उसको प्रूफ करना। और क्या कहते हैं उसको, जस्टिफाई करना कहते हैं, डिफेंड करना कहते हैं। ठीक है, डिफेंड कर रहे हो आप कि नहीं मैंने ये किया है तो ये सही है, या फिर ये चीज़ सही है। एंटोनिम्स बिलाई, डिसअप्रूव, दोनों का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को गलत साबित करना, ट्रू साबित नहीं करना। टू प्रूव समथिंग फॉल्स, इनकरेक्ट, तो उसको कहते हैं बिलाई करना। डिसअप्रूव मतलब प्रूव नहीं कर रहे हो आप, डिसअप्रूव कर रहे हो उस चीज़ को, ट्रू नहीं फॉल्स बता रहे हो। अब एक फ्रेजल वर्ब है टुक अप, टेकअप की है, टेकअप फ्रेजल वर्ब है, उसका ये पास्ट टेंस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है टुक अप। मतलब क्या होता है कि लर्न और स्टार्टेड टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को सीखा आपने और आपने इसको स्टार्ट किया। जैसे अगर मैं कहूँ आई टुक अप गार्डनिंग, इसका मतलब क्या होगा, मैंने गार्डनिंग सीखी और फिर मैंने गार्डनिंग स्टार्ट कर दिया सीख के, तो आई टुक अप गार्डनिंग। ऐसे आई टुक अप कुछ भी हो सकता है, आई टुक अप योगा क्लासेस, आई टुक अप डांसिंग, ठीक है, आई टुक अप मार्शल आर्ट्स। अब एक एडियम भी है स्ट्रक अ कॉर्ड। अब स्ट्रक अ कॉर्ड क्या होता है, इलिसिटेड और ट्रिगर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है कॉज्ड। इलिसिटेड और ट्रिगर्ड, इलिसिट करना या ट्रिगर करना मतलब होता है कॉज करना। तो कॉज क्या, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स टू समथिंग, कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है। अब अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो स्ट्रक अ चॉर्ड जो है ये एक्चुअली स्ट्राइक अ चॉर्ड का पास्ट टेंस है। ये हम तब यूज करते हैं किसी चीज के लिए जब वो आप में या किसी में भी बहुत ज़्यादा इमोशंस क्रिएट करती है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल लो तो कोई सॉन्ग है, आप वो सॉन्ग सुनते हो तो आप में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, आप उस सॉन्ग को डीपली फील कर पाते हो। क्यों, क्योंकि या तो उस सॉन्ग से आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई है, या वो सॉन्ग से आप खुद को रिलेट कर पाते हो, या वो सॉन्ग किसी चीज़ की याद दिलाता है आपको। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो सॉन्ग स्ट्राइक अ चॉर्ड, मतलब आप में एक इमोशनल रिस्पॉन्स ला रहा है। तो वो सॉन्ग हो, कोई मोमेंट हो, कोई मूवी हो, किसी का स्पीच हो, अगर आप में एक इमोशनल रिस्पॉन्स कॉज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो दैट थिंग स्ट्राइक्स और स्ट्रक अ चॉर्ड विथ यू। ठीक है, तो ये थे वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे। देखो आर्टिकल क्या होगा, पहले आप रीड कर लोगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी है आरसी के, तो पहले आप आर्टिकल खुद से रीड कर लोगे और उस बेसिस पे आप पहले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करोगे करना, फिर हम और आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइटल है, ये है पहला पैराग्राफ, ये है सेकंड, ये है लास्ट पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब देखते हैं पैसेज किस चीज पे है। श्रीजेश जर्सी नंबर 16, श्रीजेश पे है जिनका जर्सी नंबर 16 है। नेवर विल इंडिया हैव अ हॉकी प्लेयर लाइक श्रीजेश, मतलब इंडिया के पास कभी भी श्रीजेश जैसा हॉकी प्लेयर नहीं होगा। He opened a country's eyes to the unsung virtues of goalkeeping. He opened a country's eyes. यहाँ पे countries का मतलब क्या है, लोग है, people है, people of the country. ठीक है, तो उसने क्या किया, He opened the eyes of the people of the country, मतलब आंखें खोल दी, मतलब अवेयर करा दिया। Opened eyes मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब है, अवेयर करा देना। किस चीज से अवेयर कराया, जो अनसंग वर्च्यूज है, मतलब अनसंग का मतलब क्या होता है, जो उस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं था। ठीक है, वर्च्यूज किस चीज के, गोल कीपिंग के। तो गोल कीपिंग के जो बेनिफिट्स है, गोल कीपिंग के जो एडवांटेजेस है, जो अच्छी क्वालिटीज है गोल कीपिंग की, जो कि लोगों को पता नहीं था बट पता होनी चाहिए क्योंकि अच्छी है, उन क्वालिटीज से अवेयर कराया। किसको, कंट्री के लोगों को। किसने, श्रीजेश ने। और क्या कहा गया है कि नेवर विल इंडिया हैव अ हॉकी प्लेयर लाइक श्रीजेश, कभी नहीं होगा इंडिया के पास कौन, एक हॉकी प्लेयर कैसा, श्रीजेश जैसा। यहाँ पे देखो नेवर विल से स्टार्ट है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी है जो हम सीख लेते हैं। नेवर से स्टार्ट है, विल इंडिया। अब देखो विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे तो मोडाइल कहते हैं उसको, विल को क्या कहते हैं, मोडाइल वर्ब कहते हैं। और कौन कौन से मोडाइल वर्ब होते हैं, विल होता है, इसी का वुड होता है एक फॉर्म, कैन होता है, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है ना, मे, माइट,
और भी बहुत सारे होते हैं, आपको इंटरनेट पे सर्च करोगे, बुक्स पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे पूरी लिस्ट मिल जाएगी फ्रेजल वर्ब की। इसके बाद हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हैव, और हैव ही फर्स्ट फॉर्म भी है। ठीक है, क्योंकि इसका और फॉर्म क्या होता है, हैज होता है, हैड होता है। ठीक है, तो हैव, अब विल हैव। ठीक है, तो यहाँ तो ये ठीक है कि विल मॉडल वर्ब है, उसका जो वर्ब आई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ही मॉडल वर्ब वाला, कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे अगर हम लिखेंगे विल तो डू लिखेंगे। ठीक है, डिड नहीं लिखेंगे, डज नहीं लिखेंगे। कैन तो गो लिखेंगे, वेंट गोज नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सेम चीज सारे मॉडल वर्ब के साथ आती है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, वो किसका है, वो है इन्वर्जन का। किसका कॉन्सेप्ट है ये, इन्वर्जन का। आप देख सकते हो कि स्टार्ट किससे हो रहा है, सेंटेंस नेवर से हो रहा है। और आप ये भी देख पा रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है और मेन वर्ब बाद में है। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब कब आती है, पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है ना। विल, अगर मैं लिखूं विल यू हैव टी, ठीक है, तो ये विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या, मेन वर्ब है। तो आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है मेन वर्ब से। ठीक है, और बीच में क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां भी क्या है, बीच में सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है। पर क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है नेवर विल इंडिया हैव अ हॉकी प्लेयर लाइक श्रीजेश, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, क्योंकि फुल स्टॉप है, फैक्ट बता रहा है। ठीक है, तो फिर क्यों आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसको करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस पे कन्वर्ट, तो यू पहले आ जाएगा, यू विल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो सब्जेक्ट यहां पे आएगा, तो सब्जेक्ट को तो यहां आना चाहिए था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। ठीक है, सब्जेक्ट के, तो ये क्यों हुआ, ये हुआ इन्वर्जन के कारण। जब भी कोई सेंटेंस नेवर यानी कि नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। यहां पे भी देखो नेवर से स्टार्ट हुआ है। अगर नेवर से स्टार्ट हो, अगर सेल्डम से स्टार्ट हो, बेयरली से स्टार्ट हो, हार्डली से स्टार्ट हो, नॉट ओनली से स्टार्ट हो, नॉट से स्टार्ट हो, तो जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स है अगर उनसे स्टार्ट होता है, ओनली से भी हो अगर, तो इन्वर्जन होता है। मतलब जो ये होता है हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कब आती है, मेन वर्ब से पहले कब आती है, इंटरोगेटिव में आती है। ठीक है, क्योंकि अगर डिक्लेरेटिव में लिखेंगे हम, अगर हम कुछ चीज फैक्ट बताएंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई क्योंकि इन्वर्जन था, क्योंकि नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। एक तो मॉडल वर्ब वाला से आता है कि मॉडल वर्ब के बाद आपको वो दे देगा, कोई और वर्ब की फॉर्म दे देगा, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड, इन्वर्जन पे ध्यान रखना है, सिर्फ नेवर ही ना हो, सेल्डम लिखा हो, बेयरली लिखा हो, हार्डली लिखा हो, स्कार्सली लिखा हो, तो उसके अगर इससे स्टार्ट हो तो इन्वर्जन होगा और जो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर इससे स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है कि इंडिया, अगर इंडिया से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, तो उसके बाद फिर विल आएगा, फिर नेवर, ऐसे आएगा, इंडिया विल नेवर हैव अ हॉकी प्लेयर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। क्या है, स्पोर्टिंग लेजेंड्स आर नॉट ऑलवेज मेड इन एकेडमिक्स। स्पोर्टिंग लेजेंड्स यानी जो स्पोर्ट्स के लेजेंड्स होते हैं, जो काफी अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं, देर आर नॉट ऑलवेज मेड इन अकेडमीज, मतलब कि हमेशा अकेडमीज में, कोचिंग सेंटर्स में या जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स है वहां पे उनको नहीं बनाया जाता है। समटाइम्स दे आर अ कंजंक्शन ऑफ टैलेंट एंड फिट। कभी कभी वो कब उभरते हैं, जब टैलेंट और फिट मिल जाता है। कहने का क्या मतलब है कि देखो, जो ऐसे क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जिसको स्पोर्ट्स करना होता है, तो अकेडमी में क्या इनरोल कराता है, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो एक स्पोर्टिंग लेजेंड बनता है। बट कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी में पहले से टैलेंट होता है,
लेजेंड बनने का। और फिर किस्मत जो फेट है वो भी ऐसा कुछ करती है, ऐसा उसका साथ देती है कि वो बन जाता है एक स्पोर्टिंग लेजेंड। पी.आर. श्रीजेश, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन हॉकीज रिवाइवल। पी.आर. श्रीजेश जो हैं, जिनको क्या कहा गया है, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन हॉकीज रिवाइवल। इंडियन हॉकी का जो रिवाइवल हुआ है, जो कमबैक हुआ है, जो इंडिया हॉकी फिर से पॉपुलर हुआ है, उसके आर्किटेक्ट में से एक है पी.आर. श्रीजेश। अब आर्किटेक्ट मतलब कि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है रिवाइवल में, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या करता है, बनाता है किसी चीज को, तो इन्होंने बनाया है रिवाइवल को, मतलब क्या है कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब ये भी एक रीजन है पी.आर. श्रीजेश की इंडियन हॉकी जो है वो फिर से पॉपुलर हो रही है। एंड द टीम सेकंड स्ट्रेट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। जो टीम्स की सेकंड स्ट्रेट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल आई है, यानी पी.आर. श्रीजेश, वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन हॉकीज रिवाइवल एंड द टीम सेकंड स्ट्रेट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। यानी कि उनको क्या हुआ है कि सेकंड स्ट्रेट मतलब दूसरी बार इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ट्रैवर्स्ड एन अनयूजुअल पाथ टू ग्रेटनेस, जो ये जो थे पी.आर. श्रीजेश, इन्होंने क्या किया, ट्रैवल किया, क्या एक अनयूजुअल पाथ टू ग्रेटनेस। मतलब ग्रेटनेस का मतलब क्या है कि जो उनको आज जिस लेवल पे आज हैं, इतने ग्रेट प्लेयर हैं, उनका जो जर्नी था उस लेवल तक पहुंचने का वो अनयूजुअल रहा है। मतलब जैसे बाकी स्पोर्ट्स स्पोर्ट पर्सन पहुंचते हैं जिन लेवल के, तो जिन स्टेजेस के थ्रू हो के ग्रेड बनते हैं, इनका जो पाथ था थोड़ा उनसे अलग रहा है। मतलब ये अलग तरीके से बने हैं। बिफोर हिम हॉकी बेयरली स्ट्रक अ चॉट इन फुटबॉल मैट केरला। उनसे पहले, मतलब जब तक ये नहीं आए थे हॉकी में, हॉकी बेयरली स्ट्रक अ चॉट इन फुटबॉल मैट केरला। केरला जो था वो फुटबॉल मैट था, मतलब कि फुटबॉल के लिए क्रेजी था, फुटबॉल के लिए मैट, मतलब फुटबॉल ज़्यादा पॉपुलर था, ज़्यादा लोग केरल में फुटबॉल पसंद करते थे। और उनसे पहले हॉकी बेयरली स्ट्रक अ चॉट, बेयरली का मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट डिड नॉट, मतलब कि हॉकी उतना ज़्यादा लोग इमोशन से नहीं देखते थे, हॉकी को इमोशन से कंसिडर नहीं करते थे। हॉकी उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं था, मतलब और इमोशंस नहीं था तो पॉपुलर भी नहीं था। तो कहने का क्या मतलब है कि उनसे पहले हॉकी था वो उतना पॉपुलर नहीं था केरला में, उतना ज़्यादा इमोशनल, लोग इमोशनल वे में हॉकी को नहीं लेते थे जितना फुटबॉल को लेते थे। श्रीजेश फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, श्रीजेश कहाँ से थे, फैमिली फार्मर्स की फैमिली से थे। Himself had not played hockey until he joined a sports school. उन्होंने भी स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन करने से पहले हॉकी नहीं खेला था, ठीक है। Even after a coach diverted him to hockey, ठीक है। जब एक कोच थे जो उन्होंने उनको बोला, डाइवर्ट किया हॉकी की तरफ, मतलब बोला कि हॉकी खेलना स्टार्ट करे। He took up गोल कीपिंग, उन्होंने गोल कीपिंग स्टार्ट की करना हॉकी की तरफ। जब उनको बोला गया कि हॉकी खेलना स्टार्ट करें, उनका इंटरेस्ट थोड़ा हॉकी की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की गई, इस कोच ने किया, तो उन्होंने गोल कीपिंग कहा कि वो गोल कीपिंग करेंगे। बिकॉज ही वॉज टू लेजी टू रन लैप्स अराउंड द ग्राउंड इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो काफ़ी लेजी थे, वो नहीं चाहते थे सुबह सुबह कि वो दौड़े ग्राउंड में लैप्स कवर करे। तो उन्होंने क्या किया, गोल कीपिंग, मैं गोल कीपिंग करूंगा। गोल कीपिंग क्या होता है, बस खड़ा होना होता है, ठीक है। गोल को प्रोटेक्ट करना होता है, डिफेंड करना होता है। तो कहा कि मैं बस खड़ा रहूंगा क्योंकि मैं नहीं दौड़ूंगा ग्राउंड में, मैं लैप्स में नहीं दौड़ूंगा, ठीक है। तो ये रहा पहला पैराग्राफ। अब चलो यहाँ भी एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टू लेजी टू रन। टू के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। अगर लिखा है टू हॉट तो हम लिखेंगे टू ड्रिंक। टू हैवी टू लिफ्ट। अब एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पे टू की जगह सो कर देता है, सो हॉट टू ड्रिंक, सो हैवी टू लिफ्ट। तो ये गलत हो जाता है, सो के साथ दैट लगता है, ठीक है। या तो लिखो टू हॉट टू ड्रिंक, या लिखो कि इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। क्योंकि सो के साथ ना पूरा डैट क्लॉज आता है, डैट क्लॉज। और डैट अगर क्लॉज की बात कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ठीक है। तो या तो लिखो कि द कॉफी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, टू के साथ टू, ठीक है। या तो लिखो द कॉफी वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी सो की जगह पे टू लगा देगा, कभी टू की जगह पे सो लगा देगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो। नेक्स्ट आते हैं।
2.5 decades and 329 इंटरनेशनल गेम्स लेटर, अब क्या क्या श्रीजेश ने 2.5 decades बीत गए हैं और उन्होंने 329 इंटरनेशनल गेम्स खेल लिए हैं. ही हैज रिटायर्ड एज वन ऑफ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स. अब वो रिटायर्ड हो गए, किस वे में उनका रिटायरमेंट हुआ है कि हैज रिटायर्ड एज वन ऑफ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स. मतलब वो रिटायर तो हो गए हैं, बट किस तरह से हुआ है, कंट्री की ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर में से एक बन के वो रिटायर हुए हैं. And in an ultimate hat tip to the champion, the Indian hockey body also retired his jersey number. और in an ultimate hat tip, ultimate मतलब क्या होता है, सबसे बेस्ट. तो जो बेस्ट hat tip, जो बेस्ट उनको ट्रिब्यूट दिया है किसने, इंडियन हॉकी बॉडी ने, किस तरह से दिया है कि उन्होंने उनके जर्सी नंबर को भी रिटायर कर दिया है. अब जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया मतलब अब ये तो रिटायर हो गए. ठीक है, अब देखो, इन एन अल्टीमेट हैट टिप टू द चैंपियन, मतलब कि इन एन अल्टीमेट मतलब क्या होता है, बेस्ट. ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं. तो बेस्ट हैट टिप ने ट्रिब्यूट दिया गया है चैंपियन को. किस तरह से दिया है और किसने दिया है, तो इंडियन हॉकी बॉडी ने दिया है. किस तरह से दिया है कि उन्होंने जो उनका जर्सी नंबर था उसको भी रिटायर कर दिया. ठीक है, अब देखो, पहले वो रिटायर हुए, अब वो और नहीं खेलेंगे. जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया मतलब जर्सी नंबर भी रिटायर हो गया. अब जर्सी नंबर भी नहीं दिखेगी फील्ड पे, मतलब कोई और जर्सी नंबर को नहीं पहनेगा. नेवर विल हैव अ श्रीजेश ऑन नंबर 16. अब ना तो श्रीजेश दिखेंगे फील्ड पे, ना ही जर्सी नंबर 16 दिखेगा. बिफोर हिम इंडिया, like Brazilian football in their heyday, seldom bordered, let alone revered, its goalkeepers. अब इस सेंटेंस को देखते हैं. बिफोर ही मतलब उनसे पहले, किससे, श्रीजेश से पहले, इंडिया लाइक ब्राजीलियन फुटबॉल इन देयर हेडे, जैसे इंडिया जैसे कि ब्राजीलियन फुटबॉल अपने प्राइम में करते थे. क्या करते थे, दे वर सेल्डम बॉदर्ड लेट अलोन रेवर्ड इट्स गोलकीपर्स. मतलब कि वो अपने गोलकीपर्स को उतना प्रेज नहीं करते थे, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे. सेल्डम बॉदर्ड मतलब दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर गोलकीपर्स. उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था गोलकीपर्स हैं नहीं है, इंपॉर्टेंस उनको लगता था कि नहीं, गोलकीपर्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है फील्ड में. लेट अलोन रेवर्ड मतलब बॉदर जब कर ही नहीं रहे हैं, जब उनको मतलब ही नहीं है, तो रेवर्ड कैसे करेंगे, प्रेस क्यों करेंगे. तो वो बॉदर करते ही नहीं थे, तो प्रेस कहां से करते. तो इंडिया भी जैसे ब्राजीलियन फुटबॉल अपने प्राइम में था, ठीक है, अपने गोलकीपर्स के बारे को इंपॉर्टेंस नहीं देता था. The goal guards were eternally overshadowed by twinkling forwards and virtuoso midfielders and recently powerful drag flickers. जो गोल गार्ड्स थे, जो गोल कीपर्स थे, उनको हमेशा ओवरशैडो कर दिया जाता था. और कौन करते थे ओवरशैडो, ये जो ट्विंकलिंग फॉरवर्ड्स थे, जो वर्चुअसो मिडफील्डर्स थे, जो फॉरवर्ड्स जो थे, फॉरवर्ड्स क्या होता है, मे बी लाइक गोल करने का एक तरीका होता है. ठीक है, तो जो वैसे प्लेयर जो इस तरह का गोल करते थे, जो मिडफील्डर्स थे और जो ड्रैग फ्लिकर थे, ठीक है, वो ओवरशैडो कर देते थे गोल गार्ड्स को. मतलब कि इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, फॉरवर्ड्स को, मिडफील्डर्स को, ड्रैग फ्लिकर्स को, और गोल गार्ड्स को कम मिलती थी, इसलिए वो ओवरशैडो हो जाते थे. With his lightning reflexes and a commanding composure, अपने lightning reflexes, अब lightning क्या होती है, बहुत एक बार दिखी फिर नहीं दिखी, मतलब बहुत फास्ट होती है. तो reflexes कैसे थे, रिएक्शन कैसा था उनका, बिल्कुल lightning की तरह फास्ट था. और कंपोजर कैसा था, कमांडिंग, मतलब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बहुत काम रहते थे, कलेक्टेड रहते थे, इमोशंस पे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था. ठीक है, ही ओपन द आइज ऑफ अ कंट्री टू द अनसंग वर्च्यूज ऑफ गोल कीपिंग. अब उन्होंने क्या किया कि जो कंट्री इंपॉर्टेंस नहीं देता था गोलकीपर्स को, उनकी आंखें खोल दी, उनको इंपॉर्टेंस दिखाया, उनको अवेयर किया कि गोल कीपिंग भी इंपॉर्टेंट है. ऑफन as in the Paris 2024 quarter final against Great Britain when India were down to 10 men. ठीक है, अब क्या ऑफन हमेशा जैसे होता है, जैसे कि पेरिस 2024 क्वार्टर फाइनल में हुआ ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट, जब इंडिया डाउन थी 10 men से, ही वॉज इंडियाज वन मैन रॉक ऑफ होप. सारा जो होप था, उम्मीद थी, वो उनसे ही जुड़ी हुई थी. ही विंडिकेटेड अ नेशंस होप्स इन हिम, और उन्होंने उस होप को क्या किया, प्रूफ किया कि जो नेशन का होप था वो सही थे, वो सही में वो जस्टिफाइड था, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया. और जो होप जो लगा रहे थे इंडियंस उनके साथ, उन होप्स को उन्होंने प्रूव किया. ठीक है, चलो
सिरिजेस इन शूटआउट्स वाज अ मैग्नेटिक साइट। सिरिजेस शूटआउट्स में एक मैग्नेटिक साइट थे, मतलब काफ़ी अच्छा लगता था उनको देखना, काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करते थे वो शूटआउट्स में। स्प्रेडिंग हिज इमेंस विंग स्पैन लाइक एन ईगल, अपना जो हाथ था वो इस तरह से ईगल की तरह वो फैलाते थे। रिड्यूसिंग द विजिबल टारगेट एरिया, और जो टारगेट एरिया मतलब जैसे गोल कीपिंग होता है तो पीछे जहाँ गोल करना होता है तो वो रिड्यूस कर देते थे अपने स्टैंड से। रिगार्ड रीडिंग हिज ओपोनेंट्स माइंडसेट, ओपोनेंट के माइंडसेट को, ओपोनेंट क्या सोच रहा है, किस तरह से गोल करेगा, उसको वो रीड कर लेते थे, समझ जाते थे। ही वॉज द वॉल, वो वॉल थे। वॉल क्यों थे? क्योंकि वो रोक लेते थे, गोल को डिफेंड कर लेते थे वॉल की तरह। ही वॉज अ रेयर ब्लेंड, ठीक है, रेयर ब्लेंड मतलब रेयर मिक्सचर था, ऐसा मिक्सचर थे वो, ऐसा कॉम्बिनेशन था उनमें चीज़ों का जो कि रेयर था, काफ़ी कम दिखता है। क्या कॉम्बिनेशन था? फिजिकल येट सेरिब्रल, मतलब उनमें फिजिकल क्वालिटीज भी थी, फिट थे, फिजिकली एबल थे, कॉम्पिटेंट थे, येट सेरिब्रल यानी कि मेंटल, मतलब मेंटल कैपेबिलिटीज भी उनमें काफ़ी ज़्यादा थी। देखो ये क्यों कहा गया है रेयर ब्लेंड, क्योंकि हम काफ़ी बार देखते हैं कि कोई पर्सन ने या तो वो फिजिकली कॉम्पिटेंट होता है या मेंटली कॉम्पिटेंट होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो फिजिकली भी परफॉर्म कर लेते हैं अच्छा और मेंटली भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए इनको रेयर ब्लेंड कहा गया कि ये फिजिकली येट सेरेब्रली ये परफॉर्म कर लेते थे। एग्रेसिव बट नॉट एरोगेंट, एग्रेसिव मतलब डिटरमाइंड वे में खेलते थे, डिटरमाइंड वे में खेलते थे, बट एरोगेंट नहीं थे, खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ मैं ऐसा नहीं समझते थे, प्राउड नहीं फील नहीं करते थे वो। ही विल बी मिस्ड ऑन द फील्ड, अब उनको मिस किया जाएगा फील्ड पे, बट ही विल ऑल्सो रिमेन एन इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हॉकी, उनको मिस किया जाएगा फील्ड पे बट फिर भी वो इंडियन हॉकी के स्फीयर में वो एक इंपॉर्टेंट फिगर, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बने रहेंगे। एज ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ जूनियर हॉकी, अब उन्होंने क्या किया, जूनियर हॉकी का चार्ज उनको मिला है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सुपरविजन मिला है। टू शेयर हिज वास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज विद द यंगर जनरेशन, अब उनको चार्ज मिला है जूनियर हॉकी का, तो उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस रहा है 2.5 डिकेड्स का, इतने सारे गेम्स खेले उन्होंने, तो एक्सपीरियंस और जो एक्सपर्टाइज है वो अपने यंगर जनरेशन जो आने वाले हॉकी प्लेयर्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे। तो ये था आपका पूरा का पूरा आर्ट पैसेज। टोन हम अगर हम बताएं तो टोन है लॉडेटरी, क्योंकि जो ऑथर है उन्होंने प्रेज किया है श्रीजेश को, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी जर्नी को काफ़ी प्रेज किया है, काफ़ी सेलिब्रेट किया है। जो वो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं एज अ प्लेयर तो उन्होंने किया ही कंट्रीब्यूट, अब वो रिटायर हो गए हैं, तो अब उनका कंट्रीब्यूशन जो यंगर जनरेशन है, जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनको फॉस्टर करने में, उनको डेवलप करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसके लिए भी उन्होंने बात की है। बात है क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन थीम क्या है। अब थीम क्या होता है, एक टॉपिक जो पूरे पैसेज में बना रहे, मतलब पूरा पैसेज किस चीज़ को लेके है, किस चीज़ के बारे में ऑथर बता रहे हैं। अगर ब्रॉड वे में कहे तो किस चीज़ के बारे में है, द डिक्लाइन ऑफ हॉकी इन इंडिया, हॉकी का जो डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। तो देखो हॉकी का डिक्लाइन हुआ है इंडिया में, क्या ऑथर ने उसकी बात की है। उन्होंने ये जरूर बताया है कि हॉकी को मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। वो एक बार हम देखें जरा पीछे से पैसेज, तो क्या उन्होंने कहीं पर भी हॉकी के डिक्लाइन के बारे में बात की है? सिर्फ केरल में बात की कि हॉकी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, ठीक है, जो कि चेंज हुआ सिचुएशन सीरीज के आने के बाद, ठीक है। तो पूरे इंडिया में हॉकी का डिक्लाइन हो रहा है, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है। द जर्नी एंड इम्पैक्ट ऑफ पीआर श्रीजेश इन इंडियन हॉकी, हाँ जर्नी की बात की है पीआर श्रीजेश की, और पीआर श्रीजेश का जो इम्पैक्ट रहा है हॉकी में, कि कैसे हॉकी पहले नहीं उतना इमोशनल रिस्पॉन्स कॉज कर पाता था, लोग उतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे हॉकी से, बट पीआर श्रीजेश के बाद होने लगे थे, और गोल कीपिंग में भी सिचुएशन में भी काफ़ी उन्होंने चेंजेस लाए। तो इम्पैक्ट उनका क्या रहा इंडियन हॉकी में, जर्नी, उसके बारे में हो सकता है ये आंसर हो सकता है। द चैलेंजेस फेस्ड बाय गोल कीपर्स इन जनरल, अब गोल कीपर्स क्या चैलेंज फेस करते हैं, उसका पूरा पैसेज उसके बारे में। पैसेज अगर आप देखो तो पीआर श्रीजेश के बारे में, हाँ वो गोल कीपर थे बट पैसेज उनके बारे में है, ठीक है, गोल कीपर्स के बारे में नहीं है कि गोल कीपर वो भी क्या चैलेंज, क्या डिफिकल्टीज फील्ड में फेस करते हैं, ठीक है, सिर्फ पीआर श्रीजेश के बारे में है, वो गोल कीपिंग करते थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरे अब देखो पैसेज में तो गोलकीपर्स के चैलेंजेस को कहीं भी ऑथर ने डिस्कस नहीं किया है, ये उन्होंने कहा है कि इंपॉर्टेंस कम मिलता था, ठीक है, वो भी एक लाइन में, तो एक लाइन में बस कहा गया है,
पर बात किसकी हो रही है, किसके रिलेशन में कहा गया है कि पिया श्रीजेश ने कैसे सिचुएशन चेंज किया। तो यहाँ भी पिया श्रीजेश की ही बात हुई थी कि कैसे उन्होंने गोलकीपिंग की सिचुएशन को चेंज किया, गोलकीपर्स की बात इन जनरल नहीं हो रही थी। तो ये भी गलत है। द हिस्ट्री ऑफ हॉकी इन केरला, केरल में हॉकी का हिस्ट्री को लेकर तो बात ही नहीं हुई है कि कैसे, अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कैसे होता है कि हॉकी कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी कहाँ पे है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कुछ बात तो वैसे हुई नहीं है। द इवोल्यूशन ऑफ ड्रैग फ्लिकर्स इन इंडियन हॉकी, ड्रैग फ्लिकर्स की भी बात नहीं की है ऑथर ने। तो आंसर हमारा क्या रहा, द जर्नी एंड इम्पैक्ट ऑफ पिया श्रीजेश इन इंडियन हॉकी। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ श्रीजेश कैरियर, श्रीजेश का कैरियर का इवोल्यूशन, मतलब कैसा श्रीजेश का कैरियर चेंज हुआ, ठीक है। तो पैसेज ने किस तरह से डिस्क्राइब किया उसको। ही स्टार्टेड एज अ स्टार प्लेयर एंड मेंटेन्ड हिज स्टेटस थ्रू आउट, उन्होंने एक स्टार प्लेयर की तरह स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग से ही वो बहुत अच्छे प्लेयर थे हॉकी के। तो नहीं, स्टार्टिंग में तो वो रिलक्टेंट थे, वो चाहते ही नहीं थे हॉकी में जाना, गए भी तो क्या किया उन्होंने, गोल कीपिंग स्टार्ट की क्योंकि उनको लैप्स नहीं दौड़ने थे। तो ये गलत है। He was always a natural talent recognized from a young age, वो एक नेचुरल टैलेंट थे, रिकॉग्नाइज किया गया था यंग एज से। अब ऐसा भी नहीं ऑथर ने कहा है कि उनको किसी ने हॉकी को बहुत अच्छी तरह से खेलते हुए देखा कि वो हॉकी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे तो उनको वहाँ से पिक किया गया कि नहीं तुम हॉकी अब स्टेट लेवल पे खेलो, कंट्री लेवल पे खेलो, ऐसे खेलो, ठीक है। तो ये भी गलत है कि नेचुरल टैलेंट थे वो, तो पहले मतलब उसके कोच ने डाइवर्ट किया था उनको हॉकी की तरफ। ऐसा नहीं था कि वो हॉकी खेल रहे थे और कोच ने ये देखा कि ये तो काफ़ी अच्छा हॉकी खेल रहे हैं, इसको हॉकी में ही डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। नेचुरल टैलेंट उनमें रिकॉग्नाइज उतने यंग से नहीं किया गया था। ही इवॉल्व फ्रॉम अ रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल कीपर्स इन इंडियन हॉकी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में वो रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे, चाहते भी तो गोल कीपिंग की क्योंकि वो हॉकी में रहना नहीं चाहते थे। तो अगर उन्होंने गोल कीपिंग की तो वो ये दिखाता है कि वो उतना इंटरेस्टेड नहीं थे हॉकी में। अगर इंटरेस्टेड होते तो मे बी जो पॉपुलर था उस समय, जैसे जो मिडफील्डर्स थे, जो फॉरवर्ड्स थे, तो उन मे बी चांसेस थे कि वो उनको उन पोजीशंस के लिए वर्क करते, बट उन्होंने गोल कीपिंग कर ली। तो ये दिखाता है कि उनका डिसइंक्लिनेशन था, डिसइंटरेस्ट था हॉकी की तरफ, ठीक। He faced numerous setbacks and never achieved recognition, काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए और उनको कभी रिकॉग्निशन नहीं मिला। रिकॉग्निशन मतलब कि प्रेज, वो कभी पॉपुलैरिटी नहीं मिला उनको। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो पॉपुलर हुए। इनफैक्ट ऑथर ने ये भी कहा है कि ही इज़ वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। तो ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। ही रिमेन्ड अ मार्जिनल प्लेयर, मार्जिनल मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट। तो क्या वो अनइम्पॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं? ऑथर ने तो पूरा इंपॉर्टेंस बताया है उनका, कैसे उन्होंने हॉकी का सिचुएशन ही, परसेप्शन ही चेंज कर दिया केरल में, कैसे गोल कीपिंग की सिचुएशन चेंज कर दी। तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका सी है। What can be inferred about the status of goalkeepers in Indian hockey before Srijesh prominence? Srijesh की prominence मतलब Srijesh के डेवलपमेंट, जो उनका जो प्रेजेंस आया था, वो इमर्ज हुए थे, उससे पहले गोलकीपिंग का क्या था स्टेटस? तो हमें पता है गोलकीपिंग को लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो दे वर द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लेयर्स, तो नहीं होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर प्लेयर्स गोलकीपर्स ही होते थे, नहीं, उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलता था। दे वर इक्वली रेवर्ड एज फॉरवर्ड्स एंड मिडफील्डर्स, उनको उन्हीं उसी तरह से रिस्पेक्ट किया जाता था जितना फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स को किया जाता है। ये भी गलत है। दे वर ऑफन ओवरलुक्ड एंड अंडरवैल्यूड, हाँ ये कहेंगे कि उनको ओवरलुक कर दिया जाता था, उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अंडर वैल्यू किया जाता था, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। दे वर टिपिकली द कैप्टन ऑफ द टीम, तो गलत है। और स्कोरिंग गोल्स, अब देखो स्कोरिंग गोल्स कैसे कर सकते हैं? गोलकीपर्स गोल को डिफेंड करते हैं, स्कोर थोड़ी करते हैं। तो ये तो ऐसे भी फैक्चुअली भी गलत हो गया। और कैप्टन्स थे वो तो पैसेज में कहा तो नहीं गया कि वही कैप्टन बनते थे हमेशा, ठीक है, ऐसा कहा गया है? नहीं कहा गया है, तो फिर ये गलत हो गया। What was the primary reason P.R. Srijesh chose to become a goalkeeper? क्या रीजन था P.R. Srijesh के गोलकीपर बनने का उन्होंने डिसीजन लिया? क्योंकि वो दौड़ना नहीं चाहते थे। He admired famous goalkeepers, वो फेमस गोलकीपर्स, पॉपुलर गोलकीपर्स को एडमायर करते थे, गलत है। नेचुरल टैलेंट था उनमें गोलकीपिंग का, ये भी गलत है। कोच ने देखा पोटेंशियल कि वो अच्छा गोलकीपिंग कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है। हाँ, ये वांटेड टू अवॉइड रनिंग लैप्स इन द मॉर्निंग, ये सही है। He wanted to join the school hockey team at any cost, मतलब किसी भी तरह से उनको स्कूल हॉकी टीम को ज्वाइन करना था, स्कूल हॉकी टीम को, और इसलिए उन्होंने गोलकीपिंग करना स्टार्ट किया। नहीं, वो तो स्कूल हॉकी के लिए तो उनका इंटरेस्ट उतना था ही नहीं। तो यहाँ पे ये ईगरनेस थोड़ी हम शो करेंगे, तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर है डी।
तो ये था आज का पैसेज। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। अभी तक के जितने सेशंस हुए हैं, अगर आपने सारे सेशंस देखे हैं तो आई होप कि थोड़ा इंप्रूवमेंट तो अभी होने लगा होगा। आप में से बहुत लोगों में इंप्रूवमेंट दिखा भी होगा। तो जो भी आपकी जर्नी अभी तक रही है, जो इंप्रूवमेंट अगर आपने दिखा है तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स है सेशन को लेके या पहले वाले सेशन को लेके, या फिर आप कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है आपका, तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो कैप पे स्पेशल ध्यान दें, क्योंकि आपको इंग्लिश सेक्शन में स्कोर बूस्ट करना है और अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्लियर करके जॉब लेनी है। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।